हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी नई क्लास के लिए एक्साइटेड होंगे। तो क्लास, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 7 का ये हमारा पहला दिन है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस को कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हम यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे जो साइंस है, साइंस का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। क्या होती है साइंस, यानी कि विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान क्या होता है, तो अगर आपको उसे परिभाषित करना हो, कैसे करेंगे? आप कहेंगे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका हम क्या करें, एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और सीक्वेंस वाइज अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यानी भी किसी भी चीज का विस्तृत और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान, आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी मिट्टी की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी रॉक की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, नॉन लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पे भी एक सिस्टम आ जाता है, एक सीक्वेंस आ जाता है और विस्तृत ज्ञान आ जाता है। कोई भी चीज है, आप उसके बॉटम से लेके उसके टॉप तक जो स्टडी करते हैं, यानी कि आप उसके आधार से लेके जो विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या आती है। आपने देखा, जो विज्ञान है, अ सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स एंड द थिंग्स दैट अकर्स इन इट इज कॉल्ड साइंस। क्या होती है साइंस? भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड और उसमें होने वाली चीजों के बारे में ज्ञान की एक प्रणाली को हम विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ब्रांचेस बताए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड की बात की गई है। लेकिन विज्ञान का असली मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो उस चैप्टर के बारे में, उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जब भी हम विस्तृत, दो शब्दों का अपने ध्यान रखना है, एक विस्तृत है और एक क्रमबद्ध है। जहाँ पे भी जो भी नॉलेज हमारे पास आती है वो विस्तृत है और क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध से बोलने का मतलब है कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है और अब जो हमारे पास अवस्था है वो किस प्रकार से आती है। इस पूरे ही ज्ञान को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आप भोजन को बना रहे हैं। तो अब जब आप भोजन को बनाएंगे तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपने भोजन बनाया। उससे पहले आप क्या देखेंगे? भोजन में जो कच्ची सामग्री थी वो क्या थी, वो कहाँ से आई है, क्या है? एक विस्तृत ज्ञान है। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि भोजन किस प्रकार से हमने बनाया, हम ये भी देख रहे कि जो भोजन बनाने के लिए हम कच्ची सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे वो कहाँ से आई है, किस प्रकार से आई है। विस्तृत ज्ञान हो गया। अब सेकेंड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि क्रमबद्ध। हम पहले देखेंगे कच्ची सामग्री कहाँ से आई है। अब प्लांट्स की बात आएगी, फिर हम प्लांट्स के कैरेक्टर को देखेंगे, फिर हम उसकी सामग्री के बारे में बात करेंगे। फिर हमने सारी सामग्री को देखा, अब हम प्रोसेस देखेंगे, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होती है। सीक्वेंस वाइज हम प्रोसेस देख रहे हैं। तो अगर हम कहें कि भोजन बनाना भी एक विज्ञान है, अगर आप भोजन बनाने की विधि को स्टडी कर रहे हैं तो वो भी क्या है? विज्ञान है। हर एक प्रकार की जो भी स्टडी हम करते हैं वो एक विज्ञान है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा it is an objective observation that explains the basic result of nature. Another approach to defining science as the information gained through practice, यानी कि यह एक वस्तुनिष्ठ अवलोकन है जो प्रकृति के बुनियादी नियमों की व्याख्या करता है। विज्ञान को परिभाषित करने का एक अन्य तरीका अभ्यास के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। अब जो साइंस है उसे हम दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने पहले कहा कि हम किसी भी चीज की का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड, हमने कहा वो चीज जिसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं। हम कोई भी क्रियाकलाप वहाँ पे कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। अब जैसे कि अगर आप भोजन बनाने की विधि सीख रहे हैं तो पहले आपने रिटर्न में देखा कि क्या आपको किस प्रकार से आपको स्टेप फॉलो करने। फिर आपने भोजन को बनाया, वो एक प्रैक्टिकल था, आप देख रहे हैं, आप उस चीज को कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने आएगा। वो क्या है? एक जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विज्ञान है, विज्ञान क्या होता है। अब जो विज्ञान है, विज्ञान में अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे कि जब आपने देखा हमारी जो फ्रंट स्लाइड थी उसमें लिखा था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आज हम जब डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस है, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो वैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हमारे पास आती हैं, लेकिन मेनली हम 3 प्रकार की ब्रांचेस की यहाँ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 ब्रांचेस, 3 शाखाओं की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो साइंस की अब जब भी हम बात करेंगे, हमने कहा 3 ब्रांचेस आती हैं और 3 ही पार्ट में क्या होता है, साइंस डिवाइड होता है। तो जो आपकी साइंस की बुक है उसमें 3 भाग होंगे, पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इसमें जो चैप्टर दिए गए होंगे ऐसे नहीं है कि इसी के सीक्वेंस वाइज होगा कि पहले केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे, फिर फिजिक्स के होंगे, फिर बायो के होंगे। जो सारे चैप्टर हैं वो यहाँ पे मिक्स हो रखे हैं। अब आपको देखना है कौन सा चैप्टर बायो का होगा, कौन सा फिजिक्स का आता है, कौन सा केमिस्ट्री का आता है। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं आप देखेंगे, द डिसिप्लिन स्टडी ऑफ इज concerned with the characteristics, content and structure of a chemical elements, their ability to change, and indeed the energy produced or consumed as they are doing so। हमने कहा कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री में जो भी केमिकल्स होंगे, जो भी केमिकल्स से रिलेटेड स्टडी होगी वो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमने कहा अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द मैटर एंड एनर्जी, पर्टिकुलरली देयर इंटरकनेक्टेड कनेक्शंस। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट और उसकी जो एनर्जी है उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हमने क्या देखा, हमने कहा द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स विच इज सेपरेटेड इनटू अ सेवरल स्पेशलाइज्ड disciplines like morphology, metabolism, anatomy, physiology, origin and circulation। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायो के बारे में। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, हमने कहा जो रसायन विज्ञान है, जितनी भी यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड स्टडी होगी वो हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे पदार्थ और उनकी ऊर्जा से संबंधित चीज़ें होंगी वो हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी जीवों से संबंधित होगा। जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान, यानी कि जीव से संबंधित जो भी स्टडी होगी, जो भी अध्ययन होगा उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान में हम मेनली 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो है प्लांट और एनिमल। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। हम यहाँ पे उद्भव भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे विकास को भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिया विधियाँ हो रही हैं, यहाँ पे अलग अलग जो फंक्शन है वो किस प्रकार से होते हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तंत्रों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, हमने कहा इसमें आकृति विज्ञान होता है, जो चयापचय क्रियाएं होती हैं वो होता है, शरीर की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी वो होता है, मनोविज्ञान के बारे में होता है, उत्पत्ति और परिसंचरण जैसी कई चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आते हैं और उन चैप्टर्स में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उन चैप्टर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, कौन कौन सी चैप्टर हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है पादपों में पोषण, और ये जो चैप्टर है ये बायो का चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारे पास है पादपों में पोषण। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण क्या होता है, हमने कहा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा जो भी यूज होता है, जो भी हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण में क्या हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और उस भोजन से हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिल रही है, सारे पोषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पहले हम पोषण के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसमें पादपों में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है। पहले हम देखेंगे प्लांट्स में जो पोषण है वो किस प्रकार से होगा। इसमें हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड जो चैप्टर हमारे पास आता है वो भी यहाँ पे बायो का चैप्टर है और इसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो पहले हमने पढ़ा जो पादप हैं, पादप किस प्रकार से अपना पोषण कर रहे हैं। उसके बाद हमने जाना
कि जो प्राणी है वो किस प्रकार से अपना पोषण करेंगे। तो ये बात हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो पादप हैं वो अपना पोषण स्वयं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना ये भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्राणियों में पोषण, तो हम देखेंगे जो प्राणी है वो अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं या फिर अन्य जो जीव जंतु हैं उन पे निर्भर रहते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा भोजन है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्राणियों में पोषक जब हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जो पोषक तत्व हैं उनका क्या स्रोत है, मुख्य स्रोत हम देखेंगे कौन सा पोषक तत्व किस भोज्य पदार्थ से यहाँ पे आ रहा है। पोषण के बाद हम देखेंगे कि अभी तक फिर हम बात कर लिया हमने पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों के स्रोतों की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो पोषण है किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, यानी कि पोषक तत्वों से किस प्रकार से हमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है वो प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट सेटिंग आएगी हम देखेंगे वहाँ पे पाचन के बारे में, और पाचन जो है उसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि जो पाचन है किस प्रकार से होता है, पाचक तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, किस ऑर्गन में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हो रही है, इसे हम काफी विस्तृत रूप में यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है मृदा। तो यहाँ पे जो मृदा है ये भी बायो का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे मिट्टी के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट्स की, पौधों की, तो पौधों का संबंध जो डायरेक्ट संबंध होता है वो होता है मिट्टी से। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मिट्टी है किस प्रकार की जो मिट्टी है वो पौधों के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है, यानी कि कौन सी मिट्टी में जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, क्योंकि हमने देखा था कुछ ऐसे कारक होंगे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अब उपजाऊ क्षमता क्या होती है, हमने कहा कि जिस मिट्टी में अगर फसल अच्छे से ग्रो हो रही है इसका मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक है। उपजाऊ क्षमता से मतलब है कि फसल को उपजाने की जो क्षमता है, जितनी अच्छी फसल वहाँ पे ग्रो करेगी, जितनी अच्छी फसल की उपज वहाँ पे होगी, उसे हम उपजाऊ क्षमता कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन से कारक हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं, कौन से कारक हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, और किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल को हमें बोना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करेंगे मिट्टी के प्रकार की, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हम देखेंगे किसी मिट्टी में जो पानी की जो मात्रा है वो अधिक होती है, किसी मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती है, किसी में मीडियम साइज की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 प्रकार की मिट्टी आएगी, और उसी प्रकार के आधार पर हम क्या करेंगे, फसलों को भी डिवाइड करेंगे। यानी कि अब जब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे जो प्लांट है पानी की आवश्यकता सबको है, लेकिन जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। किसी पौधे को जो पानी की आवश्यकता है वो अधिक मात्रा में होती है, किसी पौधे को कम मात्रा में होती है। तो इस पानी की मात्रा के आधार पर हम देखेंगे कि किस मिट्टी में किस प्रकार की फसलों को बोया जा सकता है, और ये क्या होता है जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जो अन्य हमारे पास चैप्टर बचते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ हमारे बायो के जो चैप्टर आए हैं, और जो चैप्टर बचे हैं कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे और कुछ यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है चैप्टर नंबर 10, और ये भी बायो का ही चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे जीवों में श्वसन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में, किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। तो श्वसन को अगर आप सिंपली डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, हमने कहा सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम श्वसन कहते हैं। सिंपली हमें इतना पता है श्वसन के बारे में। इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन क्या होता है। हमने देखा सिंपल सी जो डेफिनेशन है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन को देखें, अगर हम विशिष्ट परिभाषा को देखें, तब हम जानेंगे कि जो श्वसन है, श्वसन तो यहाँ पे फिर हम जानेंगे जो श्वसन है वो 2 भागों में पूरा होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन। 2 पार्ट में विभाजित होता है श्वसन, और अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन को मिला करके ही हम श्वसन कह रहे हैं। तो अंतर श्वसन में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण किया,
बाह्य श्वसन में हम क्या करेंगे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ये तो थी डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों हमें श्वसन की आवश्यकता है, क्यों हम क्या करते हैं, सांस को अंदर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, हमें इसका रीजन पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी हर एक सेल को, हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा, उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए हमें क्या होगा, उसे एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे ग्लूकोज पाचन जब होता है तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज को क्या होता है, जब भी किसी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज से प्राप्त करती है, लेकिन ग्लूकोज को किस फॉर्म में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्राप्त करती है, एटीपी की फॉर्म में। जब ग्लूकोज एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तभी जो सेल है वो ऊर्जा को यहाँ से प्राप्त करती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज से एटीपी को बनाने के लिए यहाँ पे आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और जब हमने यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना, यहाँ पे एटीपी का निर्माण हुआ और यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें यहाँ पे बनी है। अब इस ऑक्सीजन की हमारे शरीर में आवश्यकता है क्योंकि हमें ऊर्जा को लेना है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये क्या है, अपशिष्ट गैस है। अपशिष्ट गैस से क्या मतलब है कि हमारे शरीर में इस गैस का कोई भी कार्य नहीं है, तो इसीलिए शरीर से बाहर निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन को शरीर में अंदर लाने के लिए यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, हम जानेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से अंग होते हैं, कहाँ से जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो जीव है उनमें किस प्रकार से श्वसन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11, और ये भी बायो का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पहले हम देखेंगे पादपों में किस प्रकार से परिवहन हो रहा है, सेकेंड हम देखेंगे जो जंतु हैं उसमें किस प्रकार से परिवहन हो रहा है। तो जंतुओं में जो परिवहन होगा वो बहुत सारी चीजों का होगा, जैसे कि हार्मोन्स का हो रहा है, पाचित भोजन का हो रहा है। तो ये जो परिवहन होगा किसके द्वारा हो रहा है, रक्त के द्वारा हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पादपों की, तो हमने कहा पादपों में किस किस चीज का परिवहन होगा। सबसे पहले होगा पानी का यानी कि जल का, सेकंड होगा खनिज का, भोजन का, और कुछ हार्मोन्स का यहाँ पे क्या होगा, पाचन होगा। तो यहाँ पे जब पादपों में हम परिवहन पढ़ेंगे तो हम कुछ टिश्यू, कुछ ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वो ऊतक होंगे, हमने कहा दो प्रकार के ऊतक वो होंगे। पहला होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। ये बात हो रही है पादपों के बारे में। तो हमने देखा कि पादपों में जो परिवहन हो रहा है, पहला जो क्वेश्चन आता है हम देखेंगे परिवहन की आवश्यकता क्यों है। अगर हम बात करें यहाँ पे पादपों की, प्लांट्स की, तो जब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण तो हम जानेंगे कि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण हो रहा है पादपों में, वो कहाँ पे होगा, पत्तियों में बन रहा है। लेकिन भोजन की आवश्यकता हर एक पार्ट को है, हर एक पार्ट को ग्रो करने के लिए वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो पत्ती से जो भोजन है वो तनों में भी जाएगा, जड़ों में भी जाएगा और पौधे के हर एक भाग में वहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में पानी की आवश्यकता होती है और वो पानी जड़ों के द्वारा यहाँ पे अवशोषित होता है। तो जब जड़ों से पानी अवशोषित होगा तो उस पानी को कहाँ पहुँचना है, पत्तियों में पहुँचना है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी कि भोजन, खनिज लवण और पानी के वितरण के लिए यहाँ पे क्या है, परिवहन की आवश्यकता है। और परिवहन क्या हो रहा है, कुछ ऊतकों के द्वारा हो रहा है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो हमने कहा पादपों में अगर परिवहन हो रहा है तो दो ऊतकों की वजह से हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। अब क्वेश्चन आएगा कि जाइलम से किन चीजों का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम से किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमने कहा जल और जो खनिज लवण है उनका ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम से। भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा
फ्लोएम से। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे जंतुओं में पढ़ेंगे कि जंतुओं में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस चीज़ से हो रहा है, किन किन चीज़ों से हो रहा है, इस प्रकार से हम इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 12। और ये भी जो चैप्टर है ये भी बायो का चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है पादपों में जनन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो पादप है, पादपों में जनन किसे कहते हैं। तो सिंपली हमें पता है जो जनन होता है किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी जनक के द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। अब ये जो जनन की प्रक्रिया है किसमें पढ़ रहे हैं, हम पादपों में पढ़ रहे हैं। और जब हम पादपों में पढ़ेंगे तो हम दो प्रकार की जो जनन प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। हमने कहा लैंगिक और अलैंगिक। हमने कहा दो प्रकार की यहाँ पे विधियां पाई जाती हैं जनन की, लैंगिक और अलैंगिक। तो जब हम पढ़ेंगे अलैंगिक के बारे में तो आप देखेंगे अलैंगिक जो जनन है वो सिंपल सी होती है। और जब हमने पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में तो आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे। यानी कि अब जब लैंगिक जनन की बात करेंगे हम यहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, फूल के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग यहाँ पे स्टेप आते हैं। वहीं अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे एक ही जनक है और सिंपल से यहाँ पे एक जनक से बहुत सारी संतति का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या देखेंगे, हमने देखा जनन क्या होता है, पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, दो विधियां हमारे पास आएंगी। फिर हम देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं और दोनों में ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 16। और ये जो चैप्टर है ये भी बायो का चैप्टर है। इसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल क्या होता है, कितना जल यहाँ पृथ्वी पे पर्याप्त है, कितना जल पीने लायक है, कितना जल पीने लायक नहीं है, क्या क्या जल के कार्य होते हैं। इस प्रकार से हम जल के बारे में सारी ही चीजें पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो जल है कितना हमें जल उपयोग करना चाहिए, जल की जो धीरे धीरे कमी आ रही है, क्यों वो जल में की मात्रा में कमी आ रही है, भूमिगत जल किसे कहते हैं, ऐसे क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि जो जल का जो उपयोग है वो हम कम कर सकें। सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो जल है, जल के बारे में हम सामान्य चीज़ें सारे जानते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या जाननी है कि जो जल के स्तर में कमी आ रही है वो क्यों आ रही है और उस जल की कमी में हम किस प्रकार से उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है दैट इज चैप्टर नंबर 17। और ये भी बायो का ही चैप्टर है। इसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो इस चैप्टर के में हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। जो वन है सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, वनों की क्या डेफिनेशन होती है। फिर हम जानेंगे कि जो वन है किस किस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अलग अलग लेयर के यानी कि वनों के अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे जीवों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पादपों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही हम जानेंगे कि जो वन है क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वनों का संरक्षण क्या होता है, वनों का संरक्षण क्यों हम वनों के संरक्षण को कर रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे जो वन है, वनों की जो जितने भी हमारे पास वन आते हैं उनमें अगर कमी आ रही है तो क्यों हमारे पास कमी आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 18। और ये भी यहाँ पे बायो का चैप्टर है। इसमें कहा गया है अपशिष्ट जल की कहानी। तो पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब हमने चैप्टर नंबर 16 की बात की थी तो हमने जल के बारे में पढ़ा था।
चैप्टर नंबर 18 में आपको बताया जाएगा जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल यानी कि प्रदूषित जल, वो जल जिसका हमने यूज कर लिया है अब वो दूषित जल में परिवर्तित हो गया है। तो पहले आपको बताया जाएगा दूषित जल क्या होता है, जो जल है प्रदूषित हो रहा है किस प्रकार से वो प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो प्रदूषित जल है उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जल है उसका पुनः उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने जो बायो के जितने भी चैप्टर हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास बायो के टोटल कितने चैप्टर आए हैं। तो ये है 1, 2 और 3। अगर इनमें हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो दोनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मृदा, तो मृदा भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने कहा 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो हमारे पास चैप्टर हैं वो हैं 18, यानी कि 18 टोटल हमारे पास चैप्टर आते हैं और उसमें से जो 9 चैप्टर हैं वो हमारे बायो के चैप्टर हैं। तो लास्ट के जो हमारे पास आते हैं जैसे कि जल के बारे में, जैसे कि यहाँ पे अपशिष्ट जल के बारे में, तो ये क्या होता है, ये जो चैप्टर हैं ये सामान्य हमारे पास टॉपिक आते हैं। अगर इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो श्वसन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, परिवहन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जनन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो सारे जो कॉमन टॉपिक हैं वो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्यों आपको बताया जा रहा है कि जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम यहाँ पे स्टार कर रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो सारे ही चैप्टर से आएंगे। तो ये जो चैप्टर हैं वो आपको बायो के चैप्टर बताए गए हैं, बाकी जो अन्य चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के होंगे, तो आप उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है, जब आप अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में आपको चैप्टर देखने हैं कौन कौन से चैप्टर आपके पास आए हैं। जैसे कि आप अगर बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के चैप्टर को आप देखेंगे, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है कौन कौन से चैप्टर बायो के होते हैं। उसके बाद जब भी आप अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब आपको जो जनरल जो नॉलेज होनी चाहिए प्लांट यानी कि पादपों के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद हम पोषण की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके अपना जो चैप्टर है, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे। तो क्लास आज हमें जाना है सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। हम जानेंगे पादपों के बारे में और पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो आप हल्का सा जो अपना चैप्टर है वो पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।